सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 21 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, अभी हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाता है और ये दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और लचीलेपन का आदर और सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार सन 2001 में मनाया गया था और इस बार की थीम क्या है? टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। तो लीजिए एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे यानी विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 16 जून को अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 18 जून को वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया, 18 जून को ही ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया था और अभी 19 जून नेशनल रीडिंग डे के रूप में मनाया था और अब 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये डेज अभी तक आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में द नेटमैक्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अमिताभ घोष ने। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैं ये अमिताभ घोष और इन्होंने अपनी एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है द नेटमैक्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, जिसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, शायद अप्रैल के महीने में, अमिताभ घोष ने एक नई बुक लिखी थी। कौन सी? लिविंग माउंटेन। अमिताभ घोष, इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले इंग्लिश राइटर हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कब? 2018 में 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। बाकी अमर्त्य सेन की बात करेंगे, होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा इन्होंने। रवि शास्त्री ने अभी एक बुक लिखी है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ और सलमान रुश्दी ने लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003 टू 2020 नाम की बुक को लिखा है। चलो एक प्रश्न आपके लिए, सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी आ रही है, क्या नाम है उसका? नाम बताइए। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड है वन प्लस, उसके ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। तो स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस ने भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी वियरेबल सीरीज है यानी कि जिसे आप घड़ी की तरह पहनने वाले प्रोडक्ट कह सकते हो, उसके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनका नाम याद रखना। बाकी ऋषभ पंत, देखो आपको याद होगा इस साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? ऋषभ पंत को। महिलाओं में बात करेंगे तो शबनम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। उसके अलावा फरवरी मंथ में बात करेंगे तो पुरुषों में चुने गए थे आर अश्विन, महिलाओं में चुनी गई थी टेमी बायमॉन्ट जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। और मार्च के महीने में पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार को चुना गया और महिलाओं में लिजेल ली को चुना गया जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। वैसे अभी तक टोटल 5 महीनों के ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो 5 महीने अभी आपको याद रखने हैं। 3 महीने तो मैंने आपको बता दिए, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में बाबर आजम चुने गए और महिलाओं में एलिसा हेली चुनी गई जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और मई महीने में, चलो ये प्रश्न आप ही के लिए छोड़ते हैं, मई महीने का पुरुषों का और महिलाओं का अवार्ड किसे मिला है? ये तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है, तो आपको याद होना चाहिए। देखते हैं किस किस को याद है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा इब्राहिम रईस। तो अभी ईरान में राष्ट्रपति पद पर चुनाव हुए और इब्राहिम रईस ने जीत हासिल कर ली है। अब ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं ये, और ये किनका स्थान लेंगे? हसन रूहानी की ये जगह लेंगे। बाकी इसाक हरजोग ये इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने थे। वैसे इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेफ्ताली बेनेट। बशर अल बशद ये सीरिया के फिर से प्रेसिडेंट चुने गए। और गुइलेर्मो लासो की बात करेंगे तो इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने। अब बात ईरान की है तो ये रहा मैप में ईरान।
देखो, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है, और इसकी करेंसी है तोमान। और ईरान में एक स्थान है रामसर, जहां पे रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, जिसका संबंध आपके आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है, यानी कि वेटलैंड कंजर्वेशन से है। अच्छा बताइए, भारत में टोटल कितनी वेटलैंड साइट्स हैं? 42 हैं। और अभी 42 नंबर की कौन सी है? तो लद्दाख की तसोकर झील है। और बताइए, अभी अभी ईरान ने किस नाम से अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया? तो आंसर होगा सिमोर्ग। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि फरजाद नाम का गैस का फील्ड कहां पर है, तो याद रखना ईरान में है। और वैसे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू है, ये जापान का है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा महमूद जमाल को। तो अभी कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी महमूद जमाल को जज के रूप में नियुक्त किया है। बाकी करीम खान का नाम आपने पढ़ा होगा, ये ब्रिटिश वकील है, करीम खान इनका नाम है। और ये अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नए मुख्य अभियोजक यानी कि प्रोसिक्यूटर बने थे। अरुण कुमार सिंह की बात करेंगे, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने। और कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। देखो, कनाडा की कैपिटल ओटावा होती है, करेंसी कनेडियन डॉलर है, प्रधानमंत्री हो गए जस्टिन ट्रूडो। कनाडा से आप 2 पॉइंट याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए किस देश की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है, तो आंसर होगा कनाडा। और भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है? तो गुजरात आंसर होगा, पता ही आपको। और कनाडा और यूएसए के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? 49th पैरेलल कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखो आप। पढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 जून को। तो वर्ल्ड सिकल सेल डे ये हर साल 19 जून को अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसे सन 2009 में मनाया गया था। तो सिकल सेल रोग, या इसे कह दीजिए आप सिकल सेल एनीमिया, ये जो हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, उनसे जुड़ी हुई एक प्रमुख वंशानुगत विकार है ये, जिसमें क्या होता है, जो आरबीसी का आकार है वो अर्धचंद्र यानी कि हंसिया यानी कि सिकल के जैसा हो जाता है। और ये कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं, जिससे ये रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं और शरीर के कई हिस्सों में जो ब्लड है या ऑक्सीजन है उसका प्रवाह कम हो जाता है या तो बिल्कुल ही रुक जाता है। तो याद रखना, ये विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है 19 जून को। और इस बार की इसकी थीम क्या रही? शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। अब बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विष्णुपद सेठी ने। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, जिसे वरिष्ठ नौकरशाह यानी कि सीनियर ब्यूरोक्रेट आईएएस विष्णुपद सेठी ने लिखा है। और ये जो बुक है ये 61 कविताओं का संग्रह है, कलेक्शन है। क्या नाम है? बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। बाकी नीना गुप्ता, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी अभी सच कहूं तो नाम से। कल की कोचलिन एक्ट्रेस हैं ये, एलिफेंट इन द वॉम्ब नाम की बुक को लिखा। और मेगन मार्कल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द बेंच। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया? तो आंसर होगा रोमानिया। तो पिछले डोपिंग मामलों के कारण रोमानिया को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंध कर दिया गया है। तो रोमानियाई भारोत्तोलन महासंघ को 5 डोपिंग मामलों के कारण प्रतियोगिता से 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब मिस्र, मलेशिया और थाईलैंड के बाद रोमानिया टोक्यो भारोत्तोलन प्रतियोगिता से प्रतिबंधित चौथा देश बन गया है। अच्छा, मैप में रोमानिया कहां पर है? ये रहा मैप में रोमानिया। कैपिटल बुचारेस्ट है, करेंसी है रोमानियन लीव। देखो, टोक्यो ओलंपिक की बात कर रही है ना, तो पहले तो आपको ये याद रखना है इसके मैस्कॉट क्या है, शुभंकर क्या है। मिराइतोवा और सोमाइती। सोमाइती टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर है। और टोक्यो ओलंपिक ये समर ओलंपिक है कि विंटर ओलंपिक है? 2020 में होना था, ये समर ओलंपिक है। इसके बाद समर ओलंपिक आपका होगा 2024 में, वो पेरिस फ्रांस में होगा। और 2028 वाला लॉस एंजलिस में होगा। और कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है कि 2032 वाला समर ओलंपिक कहां पे आयोजित किया जाएगा। चलो, ये प्रश्न भी आपके लिए हो जाता है। अब इससे पता लगेगा आपकी करंट अफेयर्स कितनी स्ट्रांग है या कितना आप ध्यान से पढ़ते हो। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है 2032 का समर ओलंपिक कहां पे आयोजित किया जाएगा, बताइए आप। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुज़ेर्न, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। बढ़ते आगे।
फिर बताइए हाल ही में किस भारतीय राज्य ने आंध्र प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजना है नाडू नेडू योजना उसको अपनाने का फैसला किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की जो नाडू नेडू योजना है ना उसी तरह की योजना हम भी शुरू करेंगे और इसी के लिए अभी तेलंगाना सरकार ने माना बड़ी नाडू नेडू योजना पर आंध्र प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं हो ऐसा कोई सर्टिफिकेट मांगा है। अच्छा है क्या ये नाडू नेडू योजना? इसको आंध्र प्रदेश ने 14 नवंबर 2019 को शुरू किया था। इसमें क्या होता है, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 6ठी तक के छात्रों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना, कैपिटल इसकी हैदराबाद है। और आपको बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी शुरू हुआ था हैदराबाद में। बाकी दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर भी स्थापित किया गया हैदराबाद में ही। और 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर आपका हैदराबाद ही है। अभी भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये भी हैदराबाद में खुला है। और याद रखना हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे ISO सर्टिफिकेट मिला है और इसी के साथ ये ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बना है। आपको याद होगा 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष तेलंगाना ने ही घोषित किया था। मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास है, एडिशनल चार्जेस। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद भी ये संभाल रही हैं। तो इतना पॉइंट आप यहाँ से याद रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पायनियर्स 2021 में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर होगा सुमंत सिन्हा। तो अभी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने रिन्यू पावर के जो CMD हैं सुमंत सिन्हा, उनको स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को आगे बढ़ाने के उनके काम के लिए 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर्स 2021 में से एक के रूप में मान्यता दी है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आगे बढ़ाने के लिए एक असाधारण काम करने के लिए चुने गए व्यापारिक नेता हैं। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य कितने लक्ष्य हैं? 17, जिन्हें कब तक पूरा करना है? 2030 तक। अभी नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप पे रहा था केरल। बाकी अजंता नियोग ये असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। डॉक्टर तायरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और डॉक्टर डी नागेश्वर रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। बढ़ते आगे। फिर बताइए कि दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक यानी कि मैग्नेट का निर्माण अभी किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? सेंट्रल सोलेनॉइड। एक्चुअल में ये मैग्नेट एक विशालकाय मशीन इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का हिस्सा है और इस मशीन का मकसद है पृथ्वी पर सूरज के स्तर की एनर्जी का निर्माण करना। और इस मैग्नेट को डिजाइन और मैन्युफैक्चर किसने किया? जनरल ऑटोमिक्स ने किया है। और इस चुंबक की ताकत का इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उससे 2,80,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। इस मैग्नेट का नाम रखा है सेंट्रल सोलेनॉइड। और वैसे इसे अमेरिका में बनाया जा रहा था लेकिन अब इसे फ्रांस में भेज दिया गया है, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में केविन ओब्रायन ने वनडे से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश के प्लेयर है? आंसर होगा आयरलैंड के। आयरलैंड के बल्लेबाज हैं केविन ओब्रायन और उन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लेने का फैसला किया है। देखो आयरलैंड की कैपिटल होती है डबलिन, करेंसी यूरो है और वहां के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिगिंस। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आंसर होगा आइसलैंड है। और भारत इसमें 135 नंबर पर है। 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश बताया है भारत को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करा करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अगर टेलीग्राम आप यूज करते हैं तो वहां पे अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर करना।